हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती, उनकी तरफ से इस समय सवाल खड़े किए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका पर। पिछले 6 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। सुबह करीब 9:45 बजे रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में पहुंच गई थी और तब से अब तक रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर में। कल एनसीबी ने पहले राउंड की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी, आज रिया चक्रवर्ती से दूसरे राउंड की पूछताछ। और इस बीच मुंबई पुलिस में रिया की तरफ से शिकायत, प्रियंका और डॉक्टर के खिलाफ जांच हो। प्रियंका सुशांत सिंह राजपूत की बहन रिया चक्रवर्ती की तरफ से मुंबई पुलिस को यह शिकायत दर्ज कराई गई है कि प्रियंका ने गलत दवाई दी और इस वजह से जब से प्रियंका वाली दवाई सुशांत ने ली उसके 5 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। प्रियंका ने गलत प्रिस्क्रिप्शन पर सुशांत को दवा दी। प्रियंका डॉक्टर के खिलाफ जांच हो, यह रिया चक्रवर्ती की तरफ से शिकायत दी गई है मुंबई पुलिस को। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आपको याद होगा किस तरीके से मीडिया में वो चैट सामने निकल कर आए थे सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के सुशांत के साथ, जिसमें कुछ दवाओं को लेकर बातचीत कर रहे थे दोनों भाई बहन। और दवा मिलेगी नहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन अरेंज करने की बात भी प्रियंका सिंह की तरफ से कही गई थी सुशांत सिंह राजपूत को। और अब उसी आधार पर रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है, प्रियंका और डॉक्टर के खिलाफ जांच हो। और अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र, मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, जरा डिटेल में जानकारी दीजिए इस खबर पर। जी हाँ, मुंबई पुलिस के पास ही ये शिकायत दर्ज कराई गई है और इसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एक तो प्रियंका जो कि सुशांत सिंह की बहन है और दूसरे डॉक्टर तरुण कुमार जो कि डॉक्टर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर हैं, जिन्होंने की प्रिस्क्रिप्शन दिया था जिसके आधार पर दवाई ली गई थी। और इस शिकायत में ये कहा है कि 5 दिन पहले, सुशांत की मौत के 5 दिनों पहले ये दवा उन्हें दी गई थी गैरकानूनी तरीके से और जो उनकी मौत का कारण हो सकती है। तो इस तरह की शिकायती पत्र जो है वो मुंबई पुलिस को दिया गया है बांद्रा पुलिस थाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जानना चाहती हूं कि टेक्निकली क्या ये मामला मुंबई पुलिस देख सकती है, क्योंकि हम सब ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया था कि मामले की जांच सीबीआई करेगी, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इसमें अगर कोई भी नया एंगल जुड़ता है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। तो फिर मुंबई पुलिस को शिकायत देने का मतलब क्या है? रोमाना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मुंबई पुलिस को भले ही शिकायत दे दी गई हो, लेकिन मुंबई पुलिस टेक्निकली इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया था कि सुशांत की मौत से जुड़ी हुई कोई भी जांच जो है वो सीबीआई ही करेगी। सीबीआई को एम्पावर कर दिया था। यहां तक कि जो दिशा सलियन वाला मामला है उसकी भी जांच एक पैरेलल टीम जो है सीबीआई की कर रही है, जो तमाम कॉन्स्पिरेसी तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि रिया चक्रवर्ती जानते बूझते जब मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है तो फिर तो इसको ये कहा जाएगा कि ये महज सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये सब किया जा रहा है। ये शिकायत जो है सीबीआई के पास देनी चाहिए थी। रिया चक्रवर्ती को ये शिकायत सीबीआई के पास देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में बात लानी चाहिए थी। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक शायद सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है। ये जो चैट्स सामने आई थी तो ये पहले से ही सीबीआई के परव्यू में ये तमाम तथ्य हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यही हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती वो जानती है, सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये साफ कर चुका है कि अगर इस मामले में कोई नया एंगल सामने निकल कर आता है, कोई और जांच की जरूरत पड़ती है, किसी और एफआईआर की जरूरत पड़ती है, वो जांच भी सीबीआई करेगी। ये जानते बूझते रिया चक्रवर्ती क्यों मुंबई पुलिस को शिकायत देती है? अगर रिया चक्रवर्ती को सही में लगता है कि इस मामले में कटघरे में खड़ी होती है सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और उनके वो दिल्ली वाले डॉक्टर, तो फिर क्यों नहीं वो इस मामले को सीबीआई के सामने लेकर जाती है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि फिलहाल ये प्रोपेगेंडा रिया चक्रवर्ती की तरफ से ज्यादा नजर आता है। खैर, इस सब के बीच महत्वपूर्ण हो जाता है रिया चक्रवर्ती का फूट फूट कर रोना। जी हां, एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और एनसीबी दफ्तर में फूट फूट कर रोई रिया चक्रवर्ती। आखिर क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में।
एक बार फिर रिया का एनसीबी के सवालों से सामना हो रहा है। पूछताछ का आज दूसरा दिन है और धीरे धीरे इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जब कल एनसीबी दफ्तर में भाई शौविक से रिया का सामना हुआ तो रिया फूट फूट कर रोने लगी। सिर्फ रिया ही नहीं, रिया का भाई शौविक भी रो पड़ा। रिया के रोने की वजह से कल ज्यादा पूछताछ भी नहीं हुई। बड़ी बात यह है कि अभी तक की पूछताछ में रिया ड्रग्स कनेक्शन में खुद को पाक साफ बताने में जुटी हुई है। रिया ने सफाई दी है कि उसने कभी ड्रग्स या बड्स का इस्तेमाल नहीं किया। दीपेश ने जब भी फोन किया सुशांत के लिए किया। सुशांत को बड्स की जरूरत होती थी। ड्रग्स सुशांत और उसके दोस्तों के लिए आता था। शौविक के जरिए बासित 5 बार घर मिला था। शौविक से मिलने बासित घर आया करता था। सैमुअल ने जो भी ड्रग्स लाए वो सुशांत के लिए थे। जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या रिया खुद ड्रग्स लेती थी तो रिया गोलमोल जवाब देती है। हाँ, रिया ये जरूर बता रही है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ने यह भी कहा कि सिर्फ सुशांत के लिए ही नहीं, सुशांत के दोस्तों के लिए भी ड्रग्स लाया जाता था। रिया से पूछताछ अभी जारी है। आज दूसरे आरोपियों के साथ आमने सामने रिया से पूछताछ हो रही है। आज एनसीबी दीपेश, सैमुअल और शौविक को रिया के सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। आमने सामने की पूछताछ में जवाब देना रिया के लिए मुश्किल हो रहा है। अगर रिया के जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है तो आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। एनसीबी की पूछताछ, छोटा भाई रिया चक्रवर्ती का शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की रिमांड में है और उसे देखकर एनसीबी दफ्तर में फूट फूट कर रोई रिया चक्रवर्ती, भावुक हो गई रिया चक्रवर्ती। सीधे आपको लेकर चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आज की बात अगर की जाए, एनसीबी में राउंड 2 की इन्वेस्टिगेशन जो रिया चक्रवर्ती से की जा रही है, आज क्या जानकारी मिल रही है? सूत्र क्या बता रहे हैं? आज किस अंदाज में रिया चक्रवर्ती जवाब दे रही हैं, दे भी रही हैं, या फिर आज भी गोलमोल कर रही हैं मामले को? देखिए, रिया चक्रवर्ती यहाँ 9:30 बजे पहुंची थी एक्सचेंज बिल्डिंग में, जहां पर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, और 10 बजे के करीब उनसे पूछताछ शुरू हुई। पहले हाफ में, लंच के पहले तक जो है अकेले रिया चक्रवर्ती का बयान लिया गया, और उसके बाद में जो जानकारी मिल रही है, उनके भाई शौविक को साथ बिठाकर उनसे पूछताछ हो रही है, उनका इंट्रोगेशन हो रहा है। और कई मामलों में जो है रिया चक्रवर्ती फंसती नजर आ रही हैं। कल कई सवालों के उन्होंने गोलमोल जवाब दिए थे, लेकिन आज जो है चैट्स के साथ, बाकायदा सबूत के साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं। और ये पूछताछ सुबह से लेकर अब तक चल रही है। कल भी 6 घंटे पूछताछ हुई थी और अब भी करीब 6 घंटे होने आए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। आज की पूछताछ के आधार पर ही यह तय होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करके उन्हें और इसकी कितनी संभावना लग रही है? और इसकी कितनी संभावना लग रही है जितेंद्र दीक्षित की आज ही गिरफ्तार कर लिया जाए रिया चक्रवर्ती को? देखिए, इस बारे में अभी भी हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि अभी हम कुछ साफ नहीं कह सकते। हमारी पूछताछ अभी और आगे बढ़ेगी तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि रिया को आज गिरफ्तार करेंगे या फिर से पूछताछ के लिए बुलाएंगे और उसके बाद गिरफ्तारी होगी। मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में और रुक जाना चाहिए। 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। आप नजर बनाए रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। 1 घंटा पहले कहा जा रहा था दोपहर 3 बजे तक, लेकिन अब देखिए शाम के 4 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है एनसीबी की टीम, और अभी 1 घंटे के अंदर अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी या फिर रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और इस सब के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत, आप जानते हैं किस तरीके से कंगना रनौत ने मुहिम छेड़ी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए, और इसी चक्कर में कंगना रनौत जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गई। कंगना वाले मामले में आज हुआ ये कि कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद कंगना रनौत ने बाकायदा ट्वीट करके गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और अपने इसी ट्वीट में निशाने पर लिया एक बार फिर महाराष्ट्र की सरकार को, ये कहते हुए कि देशभक्त आवाजों को दबाया नहीं जा सकता किसी भी फांसीवादी की तरफ से। इसी पर मुझे लगता है कि हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से राम कदम हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय गुप्ता मौजूद हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। पहले संजय गुप्ता जी आप ही आइए सर। कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा और इसके बाद एक बार फिर कंगना महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर हमलावर। सर, मुंह की खानी पड़ी कंगना रनौत के हाथों महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को।
ये किस तरह के शब्द हैं कि महाराष्ट्र सरकार मुंह की खाए या शिवसेना मुंह की खाए। कंगना रनावत जिसने देशद्रोही बयान दिया, जिसने ये बयान दिया कि मुंबई जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है, क्या मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया है? क्या वो ये सिक्योरिटी के साथ क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जा सकती हैं? 20 साल से मुंबई में वो रहती थी, तब उनको ये नहीं लगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुंबई की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कर रही हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसे कहते हैं? जरा इस सिक्योरिटी के साथ जो वेल सिक्योरिटी मिली है, एक बार वहां होके आए, फिर पता चलेगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है। शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया संजय गुप्ता जी, ये तो मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी जो आपने सवाल उठाया ना, उसके लिए मुझे लगता है राम कदम जी आपको जवाब दें तो बेहतर रहेगा। राम कदम जी आइए, आपने सुना संजय गुप्ता ये कह रहे हैं कि ये कंगना रनौत जो मुंबई को पीओके बना देती हैं, इनको शेयर क्या केंद्र सरकार और बीजेपी दे रही है फिर Y+ सिक्योरिटी देकर? देखिए जी, यदि हम सारी बात के मूल में जाएंगे तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि हमने कभी भी कंगना के किसी भी बयान का, हमने जो गलत बयान, विवादास्पद बयान है, उसका हमने कभी समर्थन न किया है, न करेंगे। विवादास्पद जब कंगना ने संजय जी प्लीज, आपके बीच में कोई बोला नहीं था, आप राम कदम जी को सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है संजय गुप्ता जी? राम कदम जी अपनी बात पूरी कीजिए। जब कंगना ने साहस के साथ ये कह दिया था कि वो कुछ बड़े नाम महाराष्ट्र सरकार को बताने के लिए तैयार है जो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हैं, पर महाराष्ट्र की सरकार वह नाम सुनना नहीं चाहती थी। वे नाम यदि देश और दुनिया के सामने उजागर होते तो महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता, अभिनेता और ड्रग माफिया के नाम महाराष्ट्र की सरकार को तकलीफ में डाल सकते थे। और वही कारण था कि उसने कहने के बाद भी 4 दिनों तक महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की। जब महाराष्ट्र की सरकार स्वयं सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, अगर कंगना सामने से साहस के साथ आगे आके उन ड्रग माफियों का नाम बताती है, तो महाराष्ट्र सरकार को क्या आपत्ति है? कौन सा डर है? जवाब लेते हैं सर, जवाब लेते हैं। कभी भी कंगना के विवादास्पद बयान का हमने समर्थन नहीं किया। ठीक है, समझ गई। ठीक है सर, आपका पॉइंट समझ में आ गया है, सुन लिया दर्शकों ने। संजय गुप्ता जी आपने सुना, राम कदम जी कह रहे हैं कि विवादास्पद बयान का कोई समर्थन नहीं किया है, लेकिन अगर कंगना रनौत कहती है कि ड्रग माफिया हैं, उनके पास जानकारी है, वो नाम उजागर कर सकती हैं, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों उनको सुरक्षा देकर, क्यों उनको जांच में शामिल नहीं करवाती है? सर, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। उल्टा महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कहते हैं कि कंगना नहीं आए तो बेहतर है मुंबई। शिवसेना के कार्यकर्ता क्या करते हैं? सड़क पर उतरकर पोस्टर पर चप्पल बरसाते हैं कंगना रनौत के। नहीं, आपने 3 सवाल कर दिया। पहला सवाल जो आपने किया था कि ममता ये कंगना रनौत कुछ बताना चाहती है तो इसमें दिक्कत क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है होम मिनिस्टर साहब के अंडर में केंद्रीय एजेंसी है, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे CBI है, ऐसे ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार के अंडर में नहीं आता है। तो अगर कंगना रनावत कुछ बताना चाहती है तो वो जाकर के बताए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को किसने मना किया है। मुंबई में जांच चल रही है ना, अगर मुंबई में आकर NCB के दफ्तर जाएंगी तो कम से कम आप लोगों की बनती तो है जिम्मेदारी की सुरक्षा दो। आप लोग कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, या वो जिम्मेदारी अपनी नहीं उठाना चाहते आप लोग? बिल्कुल, अगर वो ये कहती है, बिल्कुल अगर वो ये कहती कि मुझे इस केस से रिलेटेड कुछ नाम बताने हैं, इसके लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो बिल्कुल उनको सिक्योरिटी दी जाती। लेकिन उन्हें बजाय इस तरह की बात करने के, वो तो महाराष्ट्र सरकार का कंपैरिजन POK से कर रही है, तालिबान से कर रही है। ये किस तरह की बात है? अगर उनके पास कोई जानकारी थी तो सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का इंतजार क्यों करती रही वो? अगर उनको ये जानकारी थी तो ये तो जिम्मेदारी बनती थी इनकी कि बताती पहले नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र सरकार को, कि इसी तरह से मुंबई में ये हो रहा है, नेपोटिज्म है या फलाना है या ढिमका, जो भी चीजें हैं। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का इंतजार क्यों किया? अच्छा, जवाब देंगे आप राम कदम जी? वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार कर रही थी क्या कंगना रनौत, ड्रग माफिया को बेनकाब करने के लिए? जानकारी पहले से थी तो पहले से जांच में सहयोग करना चाहिए था, आकर खुलकर सामने आती, शिकायत करती। ड्रग माफिया का एंगल देश और दुनिया के सामने कब आया? जब रिया चक्रवर्ती के मोबाइल का चैट जो महाराष्ट्र सरकार के पास पहले 2 दिन के अंतराल में ही आ चुका था, वह चार्ट में पूरी तरह से ड्रग माफिया के साथ जुड़ी हुई सारी बातें थी। उसमें महाराष्ट्र सरकार के पास 65 दिन जांच थी, महाराष्ट्र सरकार ने उसे छुपाया क्यों? कौन से ऐसे कारण थे? महाराष्ट्र सरकार के पास इसका जवाब तो मुझे लगता है संजय गुप्ता को देना चाहिए कि 65 दिन तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, लेकिन वो ड्रग्स का कोई एंगल ही नहीं निकाल कर ले पाई। सीधे रुख करेंगे इस वक्त बीजेपी के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने। पुरवणी मागणार उद्या बोलतो। देखिए, हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि जो भी धमकियां आई है, कौन दे रहा है इसकी जांच करी जानी चाहिए।
ये सही लोग, देखिए हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि जो भी धमकियां आई है, कौन दे रहा है इसकी जांच करी जानी चाहिए। ये सही लोग है, गलत लोग है, ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, सारी चीजों की जानकारी लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक धमकी देने वाले कौन है ये असर्टन नहीं होता, तब तक इन लोगों की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद रखनी चाहिए। सर, मणिकर्णिका ऑफिस पे बीएमसी ऑफिशियल्स दिखाई दे। थैंक यू सर। तो देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। हालांकि सुशांत के मामले पर इससे पहले उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, वो सुनाने की हम आपको आगे कोशिश करेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जहां मैंने ये सवाल छोड़ा था, मुझे लगता है संजय गुप्ता जी को आना चाहिए। सर, बताना चाहिए आपको कि भाई मुंबई पुलिस वो निकाल ही नहीं पाई, वो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव ही नहीं कर पाई, जो काम ईडी ने 2 दिन में आकर कर दिया। नहीं, देखिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट है, लेकिन ये कहना कि मुंबई इस चैट को निकाल ही नहीं पाई, ये गलत है। ये इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया ये अभी तक कोई नहीं जानता। मुंबई पुलिस ने जो भी अपनी इंक्वायरी की, एडीआर दाखिल करके, बहुत बारे कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की। सर, बात यह है कि अगर मुंबई पुलिस को ड्रग वाला एंगल मिल रहा था तो मुंबई पुलिस को सीधा सीधा मामला एनसीबी को देना चाहिए था ना। ईडी ने भी तो यही किया ना, लेकिन मुंबई पुलिस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं लौटूंगी सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच देखिए, महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत विवाद के बीच कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। कंगना रनौत ने बीएमसी पर, उनकी प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ और कब्जे का आरोप लगाया है। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया। ये ट्वीट है कंगना रनौत का। आगे कह रही है, मेरी जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा खुद का अपना ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए, उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया, मेरे पड़ोसी को भी परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा। मुझे कल पता चला कि वो मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, मुझे कल ये जानकारी मिली। ये देखिए आप, कंगना रनौत का ये ट्वीट, जिसमें कंगना रनौत निशाने पर एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार शिवसेना को ले रही हैं। संजय जी, आप प्रतिक्रिया देंगे इस पर कि बीएमसी ये क्या दादागिरी कर रही है? सर, अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या उनकी आवाज दबाने के लिए आप लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे? ये मैं नहीं सर, कंगना रनौत आरोप लगा रही है आप लोगों पर। देखिए, कंगना रनौत जी तो आजकल बड़े बड़े बोल रही हैं। वो कहते हैं किसके बाप में दम है, मुझे जो मुंबई आने में रोके। वो कहती हैं कभी कि मुंबई किसी की बाप की नहीं है, तो मुंबई तो कंगना रनौत के बाप की भी नहीं है। और सर, शिवसेना के नेता किस तरीके के बोल रहे हैं सर, वो मैं ले भी नहीं पाऊंगी सर, मुझे शर्म आ रही है। महिलाओं के सम्मान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं शिवसेना के नेता ने सर, वो उनके उस बयान से सामने निकल कर आता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूं, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी। आप ये बताइए सर कि क्या इस तरीके से आवाज दबाएंगे कंगना रनौत की? आरोप लगा रही है कंगना रनौत, बीएमसी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है जानबूझकर। क्या कार्रवाई की है क्या नहीं किया इसकी नॉलेज मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई पुष्टि हुई नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि अगर होगी तो ही मैं इसके विषय में समीक्षा कर पाऊंगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है, आप मत दीजिए प्रतिक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर जो मामला सामने निकल कर आ रहा है वो यही कि सीधी आर पार कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच, और इस बीच केंद्र की तरफ से कंगना रनौत को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। तो थम नहीं रहा है महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच पार। अब कंगना रनौत ने एक नया आरोप लगा दिया है महाराष्ट्र सरकार शिवसेना पर, यह कहते हुए कि मुंबई में जो उनकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो कंगना का ऑफिस है, वहां आकर बीएमसी ने तोड़फोड़ की है। वहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता की। मैं मुंबई के पाली हिल में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं फिल्म स्टार कंगना रनौत का ये ऑफिस है। पिछले कई दिनों से कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस को लेके ट्वीट में बहुत बयानबाजी की थी। उसके चलते कुछ देर पहले यहाँ बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी आए थे। उन्होंने ये पूरे ऑफिस का जायजा लिया है। ये ऑफिस का कंस्ट्रक्शन ठीक तरह से है, रास्ते पे कंस्ट्रक्शन आया है क्या और अंदर क्या क्या किया है, इसका पूरा जायजा इन अधिकारियों ने यहाँ आके लिया है। अभी इस ऑफिस में कलर का काम चल रहा है। कम से कम 4 या 5 लोग ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला देखने के लिए कंगना रनौत का ऑफिस कहाँ है ये देखने के लिए अभी बीएमसी के यहाँ अधिकारी आए थे और उन्होंने ये सब यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड देख के यहाँ से वो चले गए हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हो या उद्धव ठाकरे इन पर कंगना रनौत ने जो बयान किया है उसको चलते बीएमसी मुंबई महानगर पालिका अभी एक्शन मोड में आ गई है और कंगना रनौत के जहां जहां मुंबई में प्रॉपर्टी है वो अभी देखने शुरू की है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ मैं रंजीत माजगांवकर, एबीपी न्यूज, मुंबई। न्यूज़ग्राम में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन की ओर हलचल बढ़ रही है। चीन अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं भारत भी पूर्वी लद्दाख में करीब 50,000 जवान चीन को जवाब देने के लिए तैयार रख रहा है। विवाद अगर लंबा चलेगा उसके लिए भी तैयारी मुकम्मल है और जानकारी ये मानकर चल रहे हैं कि इन सर्दियों में ही भारत चीन के पसीने छुड़ाने वाला है। लद्दाख में सर्दी का मौसम आने वाला है, लेकिन उससे पहले माहौल गर्म है। चीन अपनी जिद पर अड़ा है तो भारत भी सीना तान कर खड़ा है। चीन को उसके जिद का जवाब जरूर दिया जाएगा। सीमा पर संघर्ष अभी लंबा चलेगा। एलएसी पर सर्दियों में चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए हिंद की फौज भी तैयार है। बॉर्डर पर सैनिकों के लिए राशन, तेल और दूसरे जरूरी सामान को स्टॉक किया जा रहा है। सर्दियों में लद्दाख जाने वाली जोजिला और रोहतांग पास दोनों ही रास्ते बंद हो जाते हैं। खराब मौसम के चलते हवाई रूट में भी बाधा आ जाती है, लिहाजा सेना एडवांस विंटर स्टॉक पर काम कर रही है। सीमा पर तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने शुक्रवार को लेह लद्दाख का दौरा किया था। नरवणे ने एलएसी पर चीन के खिलाफ सेना की तैयारियों का तो जायजा लिया ही, साथ ही सर्दी में राशन, दूसरे लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियों की भी समीक्षा की। ये इसलिए क्योंकि अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख में जमकर बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी और तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक डिवीजन तैनात रहती थी, यानी करीब 20,000 सैनिक। लेकिन अब यहां 40 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। ऐसे में इन अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के हिसाब से ही लॉजिस्टिक की जरूरत को पूरा करना सेना के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए सरकार आर्थिक तौर पर भी तैयार है। एक अनुमान के मुताबिक हर सैनिक पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। पूर्वी लद्दाख का पूरा इलाका यानी लेह से कारु, चांगला पास, दुर्बुक, गलवान, दौलत बेग ओल्डी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, फिंगर एरिया, चुशूल, रेजांगला, रेचिनला सभी इलाके 14,000 फीट से 18,000 फीट पर हैं। पूर्वी लद्दाख में सर्दियों के मौसम में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। बेहद ही सर्द हवाएं चलती हैं। ऐसे में सैनिकों के लिए टेंट में रहना बेहद मुश्किल होता है और ये वजह है कि भारतीय सेना अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात सैनिकों के लिए खास आर्टिक टेंट का इंतजाम कर रही है, जिनमें सैनिकों को ठंड कम लगेगी। साथ ही एलएसी पर ऐसे बैरक तैयार किए जा रहे हैं जहां पर सैनिक सर्दियों का सामना कर सकें और इसके लिए भारतीय सेना की जो उधमपुर स्थित उत्तरी कमान है उसके ऑप्स लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने लेह स्थित 14वीं कोर के साथ मिलकर इन सारे इंतजामों को पूरा करना शुरू कर दिया है। पिछले 4 महीनों से पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा। ऐसे में भारतीय सेना एक लंबे टकराव के हिसाब से तैयारी कर रही है। टकराव की वजह यह भी है कि चीन को इस बार करारा जवाब मिला है। पेंगोंग झील के दक्षिण इलाके में भारत ने कई ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया है और चीनी सेना पर बढ़त हासिल कर ली है। चीन इसे पचा नहीं पा रहा और नतीजा सीमा पर युद्ध के हालात हैं। सीमा पर युद्ध के हालात देखिए, बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल दानवीर सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे लगता है नीरज के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं नीरज से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त की स्थिति क्या है। तनाव फिजा में महसूस किया जा रहा है क्या नीरज?
बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो तनाव है वो फिजा में है और तनाव बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है जैसे 29 और 30 अगस्त की रात के बाद से ही वैसी ही स्थिति बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि ये जानकारी जरूर मिल रही है कि चीन की तरफ से भी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट अब बढ़ाया जा रहा है, खासतौर से उसी इलाके में पैंगोंग त्सो से सटे हुए जो उत्तरी और दक्षिणी इलाके हैं जहां पर 29 और 30 अगस्त को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। रोमाना, ठीक है, तो कर्नल दानवीर, तैनाती चीन भी बढ़ा रहा है, तैयारी भारत की भी पूरी है, क्या माना जाए? ये युद्ध की आहट और खासतौर से इस सर्दी में चीन के पसीने छुड़ाने की भारत की तैयारी है? देखिए, इसको अगर जब हम युद्ध का शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो युद्ध ऑल आउट वॉर और 1962 के मेमोरीज में हम चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आशंका बनती जा रही है ईस्टर्न लद्दाख में, जैसे हमारे सेना अध्यक्ष ने बोला, जैसे सीडीएस ने बोला, वो संकेत करता है कि एक मिनी वॉर, कारगिल टाइप छोटा युद्ध, लोकलाइज्ड लड़ाई, उसकी संभावना बिल्कुल काफी प्रबल है और उससे नकारा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने तैयारी कर रखी है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने लॉजिस्टिक बिल्डअप किया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान ने इक्विपमेंट और सैनिकों का जमावड़ा उस तरफ करा हुआ है, तो मेरे ख्याल से जो आप ये कह रही हैं बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि चीन के पसीने जो है अक्टूबर से ही छूटने लग जाएं। लेकिन सर, चीन को कहा जाता है कि वो जो है दरअसल सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियों का खेल ही खेलता है। असलियत में किसी भी तरीके का, आप मिनी वॉर की बात कर रहे हैं, उसका भी दम नहीं है चीन में। ऐसे में आपको लगता है कि चीन ये रिस्क लेगा भारत के साथ? देखिए, अभी चीन जो है बैकफुट पे है। जैसा नीरज राजपूत बता रहे थे कि जो हमारी जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई है उससे चीन जो है काफी घबराया हुआ है और उसी के चलते चाइना ने जो ये सैनिक जमावड़े की बात कर रहे हैं नीरज राजपूत, ये उसी के रिएक्शन की बदौलत ये देखने को मिल रहा है। और अब चाइना जो है, जो पहले इनिशिएटिव उसके हाथ में था और वो छोटी छोटी घुसपैठ इधर उधर करके हिंदुस्तान को परेशान करता था, वो समय अब निकल चुका है। हिंदुस्तान की सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत मजबूती से लगी हुई हैं और अब चाइना रिएक्शन मोड में है और हम एक्शन मोड में हैं। चाइना रिएक्शन मोड में, हम एक्शन मोड में, मुझे लगता है। और जिस जगह पर ये सब कुछ हो रहा है वहां नीरज राजपूत मौजूद हैं। नीरज, जरा एक बार अपने कैमरामैन से कहिए कि कैमरा घुमाएं, देश को दिखाएं तस्वीर इस ग्राउंड जीरो की, और आप बताइए हमें किस तरीके से भारतीय सेना के हौसले यहां पर बुलंद। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन सुंदर से कहूंगा कि थोड़ा दिखाए, इस पहाड़ को दिखाए, इन पहाड़ियों को दिखाए, ऊंचे ऊंचे जो ठंडे रेगिस्तान है वो दिखाए। ठीक ऐसे ही जो ठंडे रेगिस्तान के पहाड़ है वो वहीं एलएसी पर है। हालांकि हम काफी दूर हैं वहां से एलएसी से, क्योंकि सेना ने हमें मना किया गया है कि हालात इस तरह के हैं, संवेदनशील बने हुए हैं, इसलिए हम उस एरिया में ना जाएं, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर हमें मना किया गया। लेकिन ठीक ऐसा ही एरिया एलएसी पर है जैसा दिखाई दे रहा। और रोमाना, मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, जो हम लोग विंटर स्टॉकिंग्स की बात कर रहे थे कि जब सर्दी आ जाएगी अक्टूबर नवंबर में, तब किस तरह से सेना की जो सप्लाई लाइन है वो किस तरह से उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उसके लिए एक जानकारी अभी हमें मिल रही है। उसके मुताबिक जो रिपोर्ट में भी दिखाया गया था कि जोजिला पास और साथ ही जो रोहतांग टनल है वहां से जो रास्ता है वो बंद हो जाता है सर्दियों के मौसम में। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस महीने के आखिर तक जो रोहतांग टनल है, जो कि कुल्लू मनाली से कारू और लेह को कनेक्ट करता है, यानी कि पूर्वी लद्दाख को कनेक्ट करता है और करगिल को भी कनेक्ट करता है एक तरीके से, उसका माना जा रहा है कि वो खुल जाएगी। माना यह जा रहा है कि उसका जो इनॉग्रेशन होगा इसी महीने के आखिर तक हो सकता है, 25 से 29 सितंबर के बीच में हो सकता है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। और अगर ये हो जाता है तो भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी ये जीत होगी, क्योंकि सप्लाई लाइन जो होगी, जो पूर्वी लद्दाख के सैनिक जो तैनात रहते हैं, करगिल में जो तैनात रहते हैं, उनके लिए 12 महीने खुली रहेगी। सप्लाई लाइन खुली रहेगी कर्नल दानवीर, ऐसे में भारत को और आसानी होगी सर्दी में चीन के पसीने छुड़ाने में। हमारे दो तरीके से लॉजिस्टिक ब्रिजिंग होती है। एक तो एरियल ब्रिज है जो कि स्ट्रेटेजिक, जो हमारे जो लिफ्ट एयरक्राफ्ट हैं एयरफोर्स में, उसके जरिए, और दूसरा लैंड रूट के जरिए। जैसा नीरज राजपूत बता रहे हैं कि जोजिला और रोहतांग, बारालच्छा और ये सारे जो पासेस जो हैं और रास्ता बंद हो जाता है तो मुश्किल होती थी। लेकिन अब अटल टनल बनने के बाद में ये समस्या दूर हो जाएगी और 12 महीने आपका ले एक्सेसिबल रहेगा। इनॉग्रेशन बेशक उसका बाद में हो, लेकिन उसका इस्तेमाल मेरी जानकारी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से होने लग गया है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अटल सुरंग का इस्तेमाल जारी है और लॉजिस्टिक बिल्डअप और ये सारी चीजें जो हैं हम बहुत ही
तीव्र गति से अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की तैयारी पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दानवीर आपका भी, नीरज राजपूत आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार सर्दी के मौसम में चीन के पसीने छुड़ाने की तैयारी में है भारत। और अब खबर बिहार की राजनीति से। बिहार में चुनाव होना है और उससे पहले एनडीए गठबंधन में बड़ी दरार दिख रही है। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में ये मांग उठी कि पार्टी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव न लड़े। फैसला लेने का अधिकार चिराग पासवान पर ही छोड़ा गया है। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, क्या ये संभावनाएं प्रबल हो रही है बिहार में कि एलजेपी बिहार में एनडीए से बाहर हो सकती है? जी देखिए रोमाना, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन आज की जो बैठक हुई है बिहार प्रदेश जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी की, उसमें सभी सदस्यों ने, हमें जो जानकारी मिली है उसमें सभी सदस्यों ने एक मत से ये जरूर मांग की है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह सदस्यों ने ये बताई है कि जो कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ, जो बाढ़ की स्थिति हुई है, उसके चलते उनका ऐसा मानना है इन सदस्यों का कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, लिहाजा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना ठीक नहीं हो। मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि क्या एनडीए से बाहर निकल सकती है एलजेपी, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी, अमित शाह, उनकी तरफ से नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये बात साफ कर दी गई थी। और अब नीतीश के ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं एलजेपी और चिराग पासवान को लेना है फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल रैली से प्रचार का आगाज किया और सीधे लालू परिवार को निशाने पर लिया है। लालू की बहू ऐश्वर्या के साथ हुए व्यवहार पर सवाल उठाए, वहीं विकास के नाम पर अपना दावा भी पेश कर दिया। लालू के 15 साल के जंगल राज की याद दिलाई। जब परिवार पर प्रहार हुआ लालू यादव के, तो तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नीतीश की वर्चुअल रैली को पूरी तरीके से फ्लॉप करार दिया। क्या स्थिति थी? पति पत्नी राज 15 साल और उसके बाद मौका हम लोगों को मिला, तो क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? क्या लोग बोलते हैं आजकल तो पता नहीं, स्टेटमेंट देना और छप भी जाता है, कमाल है। सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था सामूहिक, क्या हो रहा था, नरसंहार, किस किस तरह की घटना हो रही थी। अब आज क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए। मुख्यमंत्री जी को लगता है उम्र का असर हो चुका है। उनको 20 साल बाद पुरानी बातें याद है, लेकिन 1.5 साल पहली बातें सृजन घोटाला में या बालिका गृह मुजफ्फरपुर में, पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लतार मारी है नीतीश कुमार जी को, जरा ये हम याद दिलाते थे। शब्दों पे जाइएगा, अमानवीय है बिहार सरकार, अमर्यादित है, अशोभनीय है, शर्मनाक है और डरावना तक है। और आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, एक तरफ तो नीतीश तेजस्वी में ये आर पार, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर रार। आप ये बताइए कि क्या इस बार गठबंधन के नए समीकरण बिहार में देखने के लिए मिल सकते हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि गठबंधन जो है वो बिखरना शुरू हो गया है, जिसमें जीतन राम मांझी सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने 3 घंटे का जो भाषण दिया नीतीश कुमार ने, उसमें जीतन राम मांझी का नाम एक बार भी नहीं लिया। उनकी पार्टी में जितने लोग आए थे उनका स्वागत किया है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान लगातार शिकंजा कसते जा रहे हैं एनडीए में और एक के बाद एक कदम उठाते जा रहे हैं, लेकिन बीच बचाव की गुंजाइश अभी तक दिख नहीं रही है। बीजेपी बिल्कुल चुप्पे साधे हुए है। दूसरी तरफ जेडीयू ने के बड़े नेताओं ने साफ कह दिया है कि चिराग पासवान पर एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो जाहिर है कि मामला जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है, सुलझने के बजाय। तो आने वाले दिनों में कुछ नया समीकरण देखने को मिले तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में गठबंधन के नए समीकरण देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले वक्त में, चुनाव से पहले।